साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रही है। ऐसे में जहां आज गृह मंत्री अमित शाह आज नोएडा में बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के लिए जनसभा करेंगे, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद फिर उत्तराखंड के नैनीताल में जनसभा को संबोधित करेंगे। नैनीताल से लौटने के बाद योगी की पीलीभीत में भी जनसभा होगी। पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे। तो आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज स्टार प्रचारक धरातल पर उतरकर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करने वाले हैं। जहां एक तरफ गौतम बुद्ध नगर पहुंचकर अमित शाह नोएडा के प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी महेश शर्मा के लिए आज अमित शाह प्रचार प्रसार करेंगे। जनता से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जनता उन्हें वोट कर सके। वहीं इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा है और ऐसे में मुरादाबाद और पीलीभीत जाएंगे, जहां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है 400 पार लक्ष्य, उसे पूरा किया जाए। वहीं उत्तराखंड के नैनीताल में आज सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 3 जिलों के दौरे पर होने वाले हैं, नैनीताल, मुरादाबाद और पीलीभीत। नैनीताल से लौटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में जनसभा करेंगे और पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे। 400 पार का मिशन भी पार करने के लिए ये जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। तो चुनावी माहौल है और ऐसे में 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो पहले चरण के मतदान के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सतर्क हैं, सक्रिय हैं, धरातल पर उतरकर लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो बेहद खास हो गया है आज का दिन, क्योंकि आज एक तरफ अमित शाह गौतम बुद्ध नगर पहुंचकर नोएडा के प्रत्याशी महेश शर्मा के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे और उनके लिए वोट और प्रचार प्रसार भी आज भारतीय जनता पार्टी तेजी से करने के फिराक में है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटों की जीत हासिल करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारकों को भी रैली और जनसभा में रफ्तार पकड़ ली है और आज शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में ताबड़तोड़ रैली करेंगे। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि भारी जनसभा यानी कि भारी जनता उनकी इस रैली में शामिल होगी। सभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह अलर्ट पर हैं। तो समाजवादी पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए धरातल पर उतर चुकी है और ऐसे में धरातल पर लगातार ताबड़तोड़ रैलियां बीते कल से समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। यूपी की 80 सीटों को साधने के लिए सभी दलों में कवायद तेज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीते दिन से लेकर कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी फील्ड पर सक्रिय है। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस की, तो अभी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सुस्त नजर आ रहा है। लेकिन बीते कल से पीलीभीत में चुनावी बिगुल बजाने के बाद से ही समाजवादी पार्टी सक्रिय हो गई है, जहां बीते दिन अखिलेश यादव पीलीभीत पहुंचकर जनसभा को संबोधित किए और भारतीय जनता पार्टी यानी कि विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। 19 अप्रैल को मतदान होना है और ऐसे में समाजवादी पार्टी अब सक्रिय हो गई है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार करके अपनी पूरी ताकत धरातल पर झोंकी है। फील्ड पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कौन कितना पानी में है। स्टार प्रचारकों को भी रैली और जनसभा में रफ्तार पकड़ ली है और आज शनिवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए पूरी ताकत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने झोंक दी है और सभा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं।
तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, समाजवादी पार्टी बीते कई दिनों से सक्रिय नजर आ रही है धरातल पर, ऐसे में आज 3 जिलों का दौरा है, क्या कुछ खास होगा? जी बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब लगातार चुनावी प्रचार में नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने पश्चिमी यूपी के जो पीलीभीत जिला है, पीलीभीत सीट है, वहां पे जाके अखिलेश ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी पे तमाम जो है वो प्रहार किए। वहीं आज बता दें आपको, आपसे कुछ देर बाद लखनऊ से अखिलेश यादव रवाना होंगे। सबसे पहले वो दोपहर 12 बजे करीब मेरठ पहुंचेंगे, वहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 बजे का वक्त होगा जब वो मेरठ से निकल के मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होंगे। 1:30 बजे करीब मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर मुजफ्फरनगर से निकलने के बाद बिजनौर के नहटौर में अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये 3 सीटों पे आज अखिलेश यादव लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार चुनाव तक पहले चढ़ के 17 अप्रैल तक चुनावी मोड में नजर आएंगे। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव अब तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले थे, लेकिन कल उन्होंने जिस प्रकार से पीलीभीत में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया, भारतीय जनता पार्टी पे तमाम हमले किए। उन्होंने कहा कि पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे पीले हो जाते हैं। उन्होंने वहां से चुनाव लड़ रहे योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद पे तमाम हमले किए और उसके अलावा उन्होंने वरुण गांधी को लेके भी बातें कही। तो कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो लगातार ग्राउंड पे सक्रिय नजर आ रहा है। लंबे समय से इसका इंतजार था कि विपक्ष की पार्टियां कब रैली करेगी। उसी क्रम में देखिए अब समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार रैली कर रही है। कल अखिलेश यादव पीलीभीत गए थे और आज मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। ये वही सीटें हैं जहां पे पिछली बार जो विपक्ष था उसने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा था। इनमें से कुछ सीटें विपक्ष ने जीती भी थी पिछली बार, बसपा के खाते में गई थी गठबंधन के तहत। और देखने वाली बात होगी कि इस बार यहाँ पे परिणाम क्या रहता है, क्योंकि तमाम पश्चिमी यूपी के अलग मुद्दे रहते हैं हमेशा से। पश्चिमी यूपी की सियासत पूरी तरीके से अलग रहती है। तो देखने वाली बात है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से पश्चिमी यूपी के समीकरणों को साथ के अपने पक्ष में मतदाताओं से वोट कराने में कामयाब हो जाती है। जी तो अभिनव, अगर बात की जाए, आपने पीलीभीत यानी कि बीते दिन जो अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया था, जहां से शुरुआत की थी, तो पीलीभीत से शुरुआत की थी अखिलेश यादव ने और ऐसे में भारी जन सैलाब देखने को मिला था। और आज इन 3 जिलों के दौरे पर हैं अखिलेश यादव, तो क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? और सबसे अहम बात यह है कि 2024 के चुनाव के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं आज के दौरे में? बिल्कुल, देखिए 19 अप्रैल को पहले चढ़कर चुनाव होना है, 17 अप्रैल को चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले अब 3 से 4 दिन ही शेष बचे हैं। समाजवादी पार्टी अब इसी 3-4 दिनों में पूरी तरह से कह सकते हैं अपने जितना कुछ कर सकती होगी रैली जनसभा के माध्यम से वो करने का प्रयास करेगी। उसी क्रम में अखिलेश यादव देखिए एक दिन में 3-3 जिले जाके चुनावी जनसभा कर रहे हैं। आपने देखा कि अब तक समाजवादी पार्टी कहीं भी ग्राउंड में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ईद के बाद अगले दिन से ही अखिलेश यादव देखिए कल पीलीभीत गए, आज मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही देखने वाली मुकाबला होगा इस बार कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी और भाजपा में सीधी टक्कर हो गई। मेरठ देखिए बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने टिकट दिया है। वहां से समाजवादी पार्टी ने वहां से 3 बार टिकट बदला, पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया, फिर अतुल प्रधान को दिया, फिर अंत में वहां से जो सीमा वर्मा है उनको टिकट दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि वहां पे किस प्रकार से समाजवादी पार्टी गुटबाजी को रोकने में कामयाब हो जाएगी और किस प्रकार से मेरठ के जो समीकरण है वो क्या कहते हैं, क्योंकि कई जगह पश्चिमी यूपी में जो जाति सम्मेलन है वो भी आयोजित किए जा रहे हैं। कि बीते दिन पीलीभीत के दौरे पर अखिलेश यादव थे, आज सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत के दौरे पर हैं। ऐसे में क्या टक्कर देखने को मिल रही है? जहां बीते दिन समाजवादी पार्टी ने दौरा किया था पीलीभीत का और आज बीजेपी, क्या है डर दोनों पार्टियों के बीच में? बिल्कुल, देखिए कोई भी पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त बिल्कुल नहीं है, इसीलिए लगातार सभी पार्टियां जो है चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं। आपको बता दें कि कल जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने इतनी बड़ी जनसभा को पीलीभीत में संबोधित किया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीलीभीत में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीलीभीत आके चुनाव प्रचार कर चुके हैं और जनता से वोट की अपील कर चुके हैं। लेकिन पीलीभीत की जनता का मूड क्या है, पीलीभीत की जनता किसकी ओर आकर्षित हो रही, किसको वोट करना चाह रही, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि पीलीभीत भी एक बहुत हाई प्रोफाइल मुकाबला होगा। वहां से भाजपा ने अपने सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया था। अब देखने वाली बात है कि वरुण गांधी के अपने लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वरुण गांधी वहां 5 साल सांसद रहे, तो निश्चित रूप से क्षेत्र में वरुण गांधी की पकड़ जरूर रही होगी। और वरुण गांधी फिलहाल जो भाजपा से अंदरूनी बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका भी देखने को मिलेगा कि चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ता है। बहरहाल पीलीभीत की बात करें, मेरठ की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, बिजनौर की बात करें, सहारनपुर की बात करें, पश्चिमी यूपी की तमाम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की पार्टियां लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं।
जी। अभिनव, पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और जो खास सीट है बिजनौर की, आज उन पर अखिलेश यादव का दौरा है। ये सीटें 2019 से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जातिगत समीकरण को साधने का सभी दल कार्य करते हैं। आज के इस दौरे में क्या अखिलेश यादव जातिगत समीकरण को भी साधेंगे? बिल्कुल, देखिए जातिगत समीकरण हमेशा से यूपी के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मेरठ की बात करें तो पिछली बार बहुत ही कम मार्जिन से वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई थी। करीब 1000 वोट का ही मार्जिन था। वहाँ से चुनाव में हार मिली थी बसपा को, जो सपा बसपा का गठबंधन था। बिजनौर की बात करें तो वो सीट बसपा ने जीत ले गई थी। वहाँ से जो सांसद थे मारूक नागर, वो आपने देखा बीते दिनों वो आरएलडी में शामिल हो गए हैं और उनको पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे विपक्ष मजबूत रहा है हमेशा से। सपा बसपा गठबंधन के समय में यहाँ पे विपक्ष ने अच्छी बढ़त जरूर बनाई, लेकिन कुछ सीटें हार भी गई और कुछ सीटें विपक्ष ने जीत भी हासिल की। लेकिन इस बार जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है तो किस प्रकार से इस बार पब्लिक जो है वो इस गठबंधन को वोट करके अभिनव, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी तैयारियां तेज हैं और ऐसे में सभी दल लगातार यूपी की सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था, लेकिन एक सवाल है, वो ये है कि आखिर कैसरगंज संसदीय सीट पर सस्पेंस अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने बरकरार आखिर क्यों रखा है? भाजपा की 10वीं सूची में भी यहां से प्रत्याशी का नाम तय नहीं हो सका है। इससे राजनीति रोमांचक दौर में पहुंच गई है और कयास के साथ ही नए नए किस्से भी रचे जा रहे हैं और गढ़े जाने लगे हैं। भाजपा की ओर से प्रत्याशी तय न किए जाने से अन्य दलों में भी अब हाथ बांध लिए हैं। पहले आपके फेरे में कैसरगंज संसदीय सीट चुनावी पहली बन गई है, तो कैसरगंज की सीट लगातार अब एक पहली बन चुकी है। लगातार इस पर डिस्कशन भी होता आया है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर क्या कुछ असर दिखेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह पर दांव लगाना चाहेगी या नहीं? ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ भूपेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, चुनावी बिगुल बज चुका है, ऐसे में पहले चरण का चुनाव होना है, लेकिन 10वीं लिस्ट जारी होने के बाद भी कैसरगंज सीट पर अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी लिस्ट जारी कर दी है जी, 10वीं लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें कैसरगंज का नाम अभी से सस्पेंस में बना हुआ है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो कैसरगंज की जनता है वो तमाम अटकलें लगाए बैठी हुई है कि जो कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है, क्या उनको ये टिकट कटेगा या दूसरे को मिलेगा। इसी सब बातों को लेकर कैसरगंज की जो लोकसभा है वो काफी जो है कई तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है उनको 18 तारीख के बाद, जो 18 तारीख को उनको कोर्ट में जो है सुनवाई है, उसके बाद उनको टिकट मिलता है या भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट कर किसी दूसरे को टिकट देती है। इसके लिए जो कैसरगंज की जनता है वो काफी जो है आस लगाए बैठी हो कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो किसको देगी। बिल्कुल ठीक भूपेंद्र, जैसे कि राजघराने और बाहुबली घराने में हमेशा से टक्कर रही है। अगर बाहुबली घराना धरातल पर उतरा है, फील्ड पर उतरा है, तो राजघराने को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर बाहुबली घराने को टिकट नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या राजघराने से कोई एक नया चेहरा उतारेगी? देखिए, बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, जो अटकलें लगाई जा रही है वो ये लगाई जा रहा है कि अगर बाहुबली का टिकट कटता है तो किसी न किसी राजघराने को टिकट दिया जाएगा। अगर राजघराने को टिकट मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है वो काफी चर्चित सीट होगी, क्योंकि यहाँ से पिछले 6 बार से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी रह चुके हैं यहाँ जो है। और बाकी जो राजघराने के भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, जो यहाँ के पूर्व विधायक थे अजय प्रताप सिंह, उन्होंने भी टिकट की दावेदारी की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया था। उसके बाद कर्नलगंज विधानसभा से अजय कुमार सिंह ने टिकट की दावेदारी की थी और उन्होंने टिकट अपना लेकर और भारतीय जनता पार्टी से अपना परचम लहराया भी था।
लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो बरगदी का राजघराना है वो भी टिकट पे दांव लगाए बैठा हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी टिकट को लेकर दावेदारी जताई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो है राजघराने को टिकट मिलता है या बाहुबली को टिकट मिलता है। दूसरी बात, जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह चुनावी जनसभा कर रहे हैं, जगह जगह पर जनसभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जिसको लेकर गोंडा प्रशासन ने उनके ऊपर जो है धारा 144 का उल्लंघन करके आरोप में मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया है। भूपेंद्र, अगर बात की जाए तो एक तरफ 80 सीटों का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के सामने, दूसरी तरफ बहुचर्चित नाम ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर कई केस दर्ज भी हुए, लेकिन अभी हाल फिलहाल उन पर कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन रेसलर केस से उनका नाम काफी सुर्खियों में आया है। क्या लगता है कि इन सारे किस्सों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा जताएगी? देखिए, अभी ये कह पाना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी भरोसा उनके ऊपर जताती है या नहीं जताती है, लेकिन जिस तरीके से कैसरगंज सीट सस्पेंस बनी हुई है, तरह तरह की अटकलें आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है और ये भी हो सकता है कि जो मौजूदा सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उनको भी मैदान में उतार सकते हैं। लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से कैसरगंज सीट सस्पेंस बनी हुई है, लोग यहाँ की जो जनता है वो कई तरीके के अटकलें लगा रही है कि क्या नेताजी जो है बृजभूषण शरण सिंह बाहुबली में भी आते हैं, क्या इनका टिकट कटेगा या यहाँ से कोई नया चेहरा लाया जाएगा या राजघराने को टिकट दिया जाएगा। कई ऐसी चीजों को लेकर कैसरगंज सीट पे अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो ये तो रही भारतीय जनता पार्टी की बात, लेकिन विपक्ष ने भी अभी अपने पत्ते नहीं फेंके हैं। क्या लगता है कि विपक्ष भी इसी इंतजार में है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपना पत्ता फेंकेगी तभी वो हुक्म का इक्का चलेंगे? ये बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर सी बात है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी जो है सीट सस्पेंस बनाई, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी अभी यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, क्योंकि यहाँ से 3 लोग इस समय दावेदारी कर रहे हैं। जो है 3 लोग जो है सपा से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी का चेहरा या किसी का नाम सामने समाजवादी पार्टी नहीं उतारी है। लोगों का जो कहना है, जिस तरीके से लोगों की बात आ रही है, वो ये कहना है कि हो सकता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो अपना यहाँ से चेहरा उतार देगी, जो नाम है वो घोषित करेगी, उसके बाद ही सपा कार्यकर्ता यहाँ से उतरेंगे। ठीक है, ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर अभी भी हाईकमान की जो सुई है वो टिकी हुई है, लगातार चुनावी जो जंग है वो भी छिड़ी हुई है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी कैसरगंज से अभी भी अपने प्रत्याशियों के नाम पर अटकलें लगाए हुए है। ये अटकलें कब खत्म होंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 19 अप्रैल से पहले चरण के चुनाव शुरू हो रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब कैसरगंज यानी कि 5वें चरण में 20 मई को कैसरगंज में चुनाव होगा, क्या इससे पहले यानी कि अप्रैल के ही अंतिम सप्ताह तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है, क्योंकि 5 सीटों पर अभी भी नाम बचा है और इन्हीं 5 सीटों के लिए लगातार कवायद तेज है और विपक्ष भी लगातार निशाने साध रहा है कि आखिर कैसरगंज की सीट पर भारतीय जनता पार्टी इतना देर क्यों लगा रही है, किसे वोट मिलेगा किसे नहीं मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई, कामकाज में भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अब